Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. रुद्रपुर में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम आयोजित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। ऑपरेशन सिंदूर का मंत्री ने किया उल्लेख। काशीपुर में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की 11 सालों की गिनवाई उपलब्धियां, कहा केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर किया करारा प्रहार। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कहा 16 जुलाई हरेला तक चलेगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। पर्यावरण संरक्षण को बताया उत्तराखंड की नजीर। कोटद्वार केंद्रीय विद्यालय में इसी सत्र से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। आगामी 30 दिनों के अंदर होगी प्रवेश प्रक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष टीटू खंडूड़ी ने दी जानकारी। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी की मार, पहाड़ों में राहत की बौछार। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने दी जानकारी। का 14 जून से प्रदेश भर में बारिश की आसार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। टेलीविजन सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है अहम बैठक। सचिवालय में सीएम धामी ने की वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक। कई प्रस्तावों पर दी गई सहमति। वन भूमि हस्तांतरण और अन्य प्रकरणों के 25 निर्णयों पर दिया गया अनुमोदन। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग को डीईडीसी के माध्यम से किया जाएगा संचालित। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग मिनी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना के लिए भी दी गई सहमति। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की ओर से अब तक उत्तराखंड की महत्वपूर्ण 22 परियोजनाओं पर दी जा चुकी है सहमति, कहना है सीएम धामी का। बीते 3 वर्षों में 75,000 से अधिक बंदरों का किया जा चुका बंध्याकरण। इस साल 27 वन प्रभागों में 40,000 बंदरों के बंध्याकरण का रखा गया लक्ष्य। साल 2024 के अंतर्गत राज्य में 4 नए इको पर्यटन जोन किए गए प्रारंभ। वन विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने की दिशा में करें विशेष प्रयास। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए आगामी 10 सालों के लिए विस्तृत प्लान करें तैयार। वन क्षेत्रों के आसपास इको टूरिज्म की गतिविधियों को दिया जाए बढ़ावा। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने की दिशा में करे काम। ऐसी घटनाओं में त्वरित मुआवजा वितरण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम करे लागू। हल्द्वानी में ज्वाइंट सफारी के निर्माण कार्य में लाई तेजी। वन विश्राम विभागों का रखरखाव और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व बढ़ाने पर करे प्रयास। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में आयोजित विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण थीम पर आधारित प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें मोदी सरकार की 11 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ही मोदी सरकार की पहचान रही है और इसी संकल्प के साथ देश अब विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई। ये कालखंड सेवा, सुशासन और समावेशी विकास की प्रतिक्रिया है। गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, गैस, मुफ्त राशन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर सरकार ने अंत्योदय के मूल मंत्र को चरितार्थ किया है। मंत्री जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है। विशेष रूप से महिलाओं, किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व की सराहना करते हुए हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। मंत्री जोशी ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से हो चुकी है शुरुआत। 16 जुलाई हरेला तक चलेगा ये अभियान। पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। हर कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद में लगाया जाएगा एक पेड़, कहना महेंद्र भट्ट का। पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की रही है नजीर। पूरे प्रदेश में चल रहे सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल के कार्यक्रम। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों को भी रखा जाएगा जारी। देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए। और जहां भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नजीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो उद्यमी हैं उनके एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। मैं कल रुड़की में था। हमारे सारे मंत्री सांसदगण लगातार इन 2 दिनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं। और 11 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के जो विषय को लेकर चिंता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है, जिसके चलते हरिद्वार विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने काशीपुर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। मेड इन इंडिया के तहत रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया में एक डर का वातावरण था, वहां केवल भारत ऐसा देश था जिसने अन्य देशों के लिए कोरोना काल में दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनकी सहायता की। मोदी सरकार की ओर से आमजन के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने स्वर्णिम 11 साल में अपनी विरासत को भी पुनः प्राप्त किया है, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो और केदारनाथ कॉरिडोर की बात हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिसकी केवल पहले कल्पना की जा सकती थी। सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार ने पूरे किए। आज 11 साल पूरे होने पर यहाँ सभी अपने पत्रकार मित्रों के सम्मुख उन 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों को यहाँ पर हमने रखा है। चाहे भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग
फिल्म के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में रुद्रपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर धोखाधड़ी के अंतर्राज्यीय रैकेट का किया पर्दाफाश। मास्टरमाइंड शैलेंद्र उर्फ शेरू चौहान गिरफ्तार। 29 मई को धोखाधड़ी का मामला हुआ था दर्ज। रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति से की थी 54,999 रुपए की ठगी। आरोपी ने राशि को अलग अलग बैंकों के खातों में किया था स्थानांतरित। मामले में पुलिस ने पहले ही 6 शातिरों को भेजा था जेल। आरोपी की तलाश के लिए कोतवाली और साइबर सेल ने अत्याधुनिक तकनीकी का लिया था सहारा। आरोपी के ग्वालियर में रहने के पुलिस को मिले थे सबूत। रुद्रपुर पुलिस की विशेष टीम ने रामपुर रोड से आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के बैंक खाते पर पहले भी हिमाचल, हैदराबाद और तेलंगाना में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज। पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच, कहना एसएसपी मणिकांत मिश्रा का। साइबर अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने की जनता से अपील, साइबर धोखाधड़ी से बचें। अपने बैंक खातों, ओटीपी और पासवर्ड किसी व्यक्ति से जानकारी ना करे साझा। सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शीघ्र पुलिस को दे सूचना। कोटद्वार केंद्रीय विद्यालय में प्रारंभिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश प्रक्रिया आगामी 30 दिनों के अंदर पूरी होगी। इस शैक्षणिक सत्र से संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दी है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम धामी सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार वासियों का केंद्रीय विद्यालय का सपना साकार हुआ है। ये केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। साथ ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोटद्वार की पहचान हमेशा से अग्रणी रही है और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त होगी। कोटद्वार में हम प्राइम मिनिस्टर के 11 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कोटद्वार के लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। आज हमारा जो है जीओ आया है हमारे पास, जिसमें ये कहा गया, और मैं पढ़ रही हूँ उसको, उपयुक्त केंद्र विद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन संचालित होगा और इसके पश्चात साधना एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी। इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि में 30 दिवस के भीतर संपन्न कर ली जाएगी। दैट मीन्स 2025-26 में हमारा सेशन केंद्र विद्यालय में शुरू होने जा रहा है। तो दिस इज बहुत बड़ा खुशखबरी है कोटद्वार के लिए। एक अच्छा स्कूल आने जा रहा है। इसकी पूरी मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं सभी का, जिन्होंने केंद्र विद्यालय के लिए प्रयास किया, और जैसे मुझे बताया जा रहा है कि मैं बहुत वरिष्ठ लोगों के साथ बैठी थी कि काफी समय से, लगभग 20 साल से लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें केंद्रीय विद्यालय चाहिए, और प्रयास जारी रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली और उनसे एक छोटा सा निवेदन मैंने किया। मैंने कहा हम तैयार हैं, कोटद्वार तैयार है। उन्होंने कहा मेरे बाकी तो नहीं तैयार है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का अजब गजब खेल। मैदानी इलाकों में गर्मी की मार, पहाड़ों में राहत की बौछार। पहाड़ी इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चमोली, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश। कई पहाड़ी इलाकों में हुई हल्की से मध्यम बारिश। मैदान में उमस भरी गर्मी से आमजन परेशान। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने दी जानकारी। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। 14 जून से प्रदेश भर में
बारिश के आसार, ये कहना है डॉक्टर विक्रम सिंह का। मौसम विभाग ने की लोगों से अपील, खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहे, आंधी तूफान के समय बिजली के खंभों, पेड़ और अस्थायी निर्माणों से रहे दूर, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही करें यात्रा। एक्टिविटी खासकर कुमाऊं के हिल्स में और जो अंदर के गढ़वाल के रीजन के भी डिस्ट्रिक्ट उनमें भी ठीक ठाक मिली है। हैवी रेन आपको चमोली में मिली है, बागेश्वर में मिली है और इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में भी रही है। और हल्की से मध्यम तो कुछ जगहों तक में जो है, जो कुमाऊं रीजन के या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो रेनफॉल एक्टिविटी मिली है। इसके साथ साथ आइसोलेटेड एक्टिविटी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रही है, हिल्स में खासकर। तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी अब है वो पिकअप करेगी। आज और कल भी आप देखेंगे तो जो कुमाऊं रीजन है उसमें कुछ जगहों तक में, और जो कुमाऊं रीजन के अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि बागेश्वर या पिथौरागढ़ है, तो उनमें तो कहूंगा मैं अनेक जगहों तक में आज में भी बारिश रहेगी। इसके साथ साथ चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी का भी देखेंगे तो उसमें भी कुछ जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज और कल वो रहने वाली है। और जगह मैं कहूंगा कि थोड़ी एक्टिविटी कम रहेगी, स्कैटर्ड या आइसोलेटेड तक ही वो मिल पाएगी। मैदानी क्षेत्र में जैसे हरिद्वार वगैरह तो शायद आज भी वहां एक्टिविटी ना मिले, लेकिन कल भी करीब करीब सिचुएशन ऐसी है। लेकिन जब आप परसों जा रहे हैं 14 तारीख से, तो 14 से आप देखेंगे कि जब अनेक जगहों तक में जो है जो हल्की से मध्यम बारिश है वो मिलने वाली है पूरे प्रदेश में। प्लेन्स में मैं कहूंगा कुछ जगहों तक में, लेकिन बाकी जगह जो है हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में मिलने वाली है 14 से आगे लगातार ही जो है। इसके साथ साथ जो हैवी रेन्स है तो आज और कल अगर देखें तो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से उसमें रखे गए हैं एक दो जो है, जिसमें पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, और कल भी इसी तरह का रहेगा। लेकिन परसों से जब जाएंगे तो जो हमारे चमोली है या रुद्रप्रयाग है तो उनमें भी हैवी रेन्स जो है मिलनी चाहिए, और आज भी मिली है वहां पे। तो अभी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है मिलने वाली है आज और कल इसी तरह की, लेकिन परसों जब आप जाएंगे तो काफी चेंज उसमें मिलेगा जो है। तो कहीं ना कहीं घाट गदरों में इसमें पानी बढ़ेगा बिल्कुल जो है, तो वहां सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी इंटेंस एक्टिविटी जब है तो उसके लिए अलर्ट है, कैब के थ्रू जो मैसेज है वो मिलेंगे उस एरिया में, जो भी लोग जाएंगे तो मिलेंगे वो चीजें भी, तो उस पर ध्यान देना है। तो अगर आप धैर्य से अपना आवागमन करते हैं तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। हरिद्वार में बदमाशों की ओर से हरियाणा निवासी होटल व्यवसायी को गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मानव हंस और गौरव कुमार के रूप में हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि व्यवसायिक गोलीकांड के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी मानव हंस और गौरव कुमार को फगवाड़ा पंजाब से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए आरोपी मानव हंस, गौरव कुमार, हिमांशु सूद, बॉबी और शमी खान और नंदू का मंजित महल गैंग से आपसी टकराव है। गैंग का सदस्य नंदू लंदन में है। साल 2016 में मंजीत महल गैंग ने नंदू के जीजा की हत्या की थी। तब से दोनों गैंग के बीच लगातार गैंग वॉर चल रही है। मंजीत महल गैंग का सदस्य गौरव अभी झज्जर हरियाणा जेल में बंद है। इसी रंजिश के तहत नंदू ने विदेश से अरुण की सुपारी अपने गैंग सदस्य हिमांशु सूद को दी थी। घटना के दिन हिमांशु ने अपने पिस्टल से अरुण पर फायर किया तो वो मिस फायर हो गई। उसके बाद बॉबी ने अरुण पर गोली मारी। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। के रूप में हुई थी, जो 1 माह पूर्व ही वहां पर एक होटल किराए पर लेके काम कर रहा था। उसके बारे में और सूचना एकत्रित करते हुए हमारी टीमों के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और संबंधित 307 के धारा 109/2 के अधीन हम बीएनएस के तहत ये मुकदमा कायम किया गया था। और इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयर अबाउट्स इसके चेक किए गए। जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे उनके सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो गए थे। उनसे इनका मिलान कराते हुए उनके जो भी हमारी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए करीब 1000 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया। हमारी टीम बैक ट्रैक करते हुए पंजाब तक पहुंची और अभी 10 दिन की अथक मेहनत के बाद 11 तारीख को कपूरथला फगवाड़ा के पास से पुलिस ने हम इसके पीछे जो इनसे पूछताछ के बाद एक जो प्रिलिमिनरी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो अरुण है ये मंजित महल वाले जो अपराध की दुनिया में काम कर रहा है उससे जुड़ा हुआ है।
और अपने एक भाई की ये पैरवी कर रहा था, जिसके उसी को रास्ते से हटाने के लिए कपिल सांगवान गुट उर्फ नंदू, जो इस समय लंदन में है, उसके द्वारा हिमांशु को इसमें सुपारी दी गई थी, जो उसी के गुट का रहने वाला है, और उस पर कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेकी करके इस पर फायर किया गया था। फायर के बाद यहाँ पर 5 लोग ये उस समय उपस्थित थे। फायर करने के तुरंत बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए थे। इसमें ये भी दीगर हुआ कि ये जो दूसरा गुट है, ये नंदो कपिल सांगवान वाला, ये 2 अलग अलग गैंगवार पर ये काम इस समय पंजाब और हरियाणा में गतिविधियाँ कर रहे हैं। और ये जो अरुण जिसको ये गोली लगी थी, इसका भी आपराधिक इतिहास है, वो भी यहाँ पर आके इस तरह की कार्रवाई कर रहा था। तो वहीं जनपद चमोली के थराली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के मां बनने से सनसनी मच गई है। नाबालिग की मां बनने की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। पता चला कि नाबालिग के साथ पास में ही रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सर्वेश पवार के निर्देश पर पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किया और तहरीर लेकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। थराली थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान कलमराम निवासी बागेश्वर उत्तराखंड के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी थराली थाना क्षेत्र में ही लंबे समय से रह रहा है। नाबालिग ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसे CWC चाइल्ड केयर की टीम को सौंप दिया गया है। फिलहाल नाबालिग अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं ऋषिकेश में MDDA का अवैध निर्माण पर लगातार हल्ला बोल। अवैध निर्माणों पर MDDA की सीलिंग की कार्रवाई जारी, किसी भी दबाव में नहीं रुक रही है सीलिंग की कार्रवाइयां। अवैध निर्माणों पर VC तिवारी सचिव वर्णिया के निर्देश पर उप सचिव योगेश मेहरा के आदेशों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। 4 बड़े अवैध निर्माणों को किया सील। तुलसी विहार श्यामपुर में सोहनलाल गोयल, निर्मल ब्लॉक पशुलोक में अजय, वीरभद्र में जोशी और गणेश विहार में शेखर के अवैध निर्माणों को किया सील। ऋषिकेश और देहरादून से आई MDDA की टीमों ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद जहां हो रहे निर्माण कार्य वहां ध्वस्तीकरण के नोटिस की चस्पा। MDDA की ओर से इतनी बड़ी कार्रवाइयां होने के बावजूद भी नहीं सुधर रहे अवैध निर्माणकर्ता। अवैध निर्माणकर्ता नहीं सुधरे तो जल्द ही चलेगा निर्माणों पर पीला पंजा। जब तक ऋषिकेश अवैध निर्माणों से मुक्त नहीं, तब तक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई रहेगी जारी, कहना है सचिव वर्णिया का। तो ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर MDDA का लगातार हल्ला बोल। अवैध निर्माणों पर MDDA की सीलिंग की कार्रवाई जारी, किसी भी दबाव में नहीं रुक रही है सीलिंग की कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, लगातार MDDA अब अवैध निर्माण पर सख्त नजर आ रहा है। एक बार फिर से 4 अवैध निर्माणों पर MDDA ने कार्रवाई की है। हाँ बिल्कुल संदीप, कहें तो पिछले दिनों जब लगातार शिकायतें ऋषिकेश में अवैध निर्माणों को लेकर आ रही थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब लगातार जब शिकायतें मिल रही थी, तो DC बंसीधर ने एक बहुत 5 टीमों का वहां पर किया कि 5 जोन बनाए गए और 5 टीमें वहां अलग अलग रखी गई हैं, जो जाके अवैध निर्माण देखेंगी और उसके बाद फिर कार्रवाई होंगी। तो लगातार हम कह रहे हैं कि 1 वीक 10 दिन में लगातार टीमें जा रही हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। और वही हम देख रहे हैं कि अब फिर आज की अगर बात करें तो आज से फिर 4 अवैध निर्माणों पर बहुत बड़ी वहां कार्रवाई होती है और जो सील किया गया है। अब ये भी शिकायतें आ रही है बीच में, देखिए जो सील जहाँ हुए हैं वहाँ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो वहां पर भी ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कर देंगे और बताया जा रहा है कि अब जो नहीं मानेगा उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे और भी जो एक्शन लिया जाएगा जो कानूनी रूप से, वो भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। कुल मिला के कहें अब MDDA जो है अलर्ट मोड पे है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया जब तक ऋषिकेश से अवैध निर्माण मुक्त नहीं हुआ तब तक ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।